ठीक है भाई। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कुछ बातें कर रहे थे ना। वी वर टॉकिंग अ फ्यू थिंग्स अबाउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ कुमुद बेटा, मैं उसको भेज दूंगा आज आप लोगों को, है ना। आई विल शेयर टुडे, डोंट वरी। तो ये कुछ बातें हम लोग कर रहे थे। देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखना शुरू किया था हमने, है ना। उसका फॉर्मूला लिखा था, फिर उसको कैसे अप्लाई करना है जनरल मेथड के लिए देखा था, और कुछ सवाल हम एंड में कर रहे थे जिसका एक केस मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताया था, अमोनिया वाला, राइट। हाँ, तो इसको होमवर्क दिया था मैंने भाई, बाकी 3 पार्ट आपको करने थे। तो क्या कर लिए सब लोगों ने? अपन जल्दी से डिस्कस कर लें। मैं आंसर्स बता दूं डायरेक्ट, है ना। एक बार चेक करना, अगर गलत हो तो फिर से अटेम्प्ट करके देखना, आंसर्स मैच करने चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। तो भाई फर्स्ट पार्ट का आंसर मुझे भेजना चाहोगे पहले? बताओ, चलो तुम लोग बताओ क्या है फर्स्ट पार्ट का आंसर पहले, टोटल मोल्स का। ए प्लस ए अल्फा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ टोटल मोल्स आ रहे हैं ए प्लस ए अल्फा। सेकेंड केस में तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। थर्ड केस में कितने आ रहे हैं टोटल मोल्स? अगर ए से स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ ए, बिल्कुल, वेरी गुड। यहाँ एन की वैल्यू 1 आ रही होगी, है ना। एन की वैल्यू 1 आ रही थी। 2 HI से एक और एक, दो ही प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो दो से अगर दो बन रहे हैं तो 1 से 1 बनेगा। एन की वैल्यू आप 1 रखोगे, और एन की वैल्यू 1 रखने पर मोल्स जितने थे उतने ही रह जाते हैं। वेरी गुड। और लास्ट पार्ट, इधर कितने आ रहे थे बच्चों टोटल मोल्स? ए प्लस 3A अल्फा, वेरी गुड, दिस वाज A प्लस 3A अल्फा। तो दीज शुड बी योर आंसर्स, इनको एक बार चेक कर लेना, है ना। अगर मैच नहीं हो रहे हैं तो राइट देम अगेन, ट्राई देम अगेन, आ जाएंगे। दीज आर नॉट टफ, है ना, फेयरली इजी क्वेश्चंस है। लिखा सब लोगों ने? रिटन बाय एवरीवन? गुड, वेरी गुड। तो हम कुछ बातें और कर लेते हैं, कुछ चीजें और लिख लेते हैं। और वेपर डेंसिटी हम आज सीखेंगे कि कैसे लिखी जाती है। वील ऑल्सो राइट वेपर डेंसिटी यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये इनफैक्ट मैं पहले वेपर डेंसिटी करवा दूं क्या तुमको? ये थोड़ी प्रैक्टिस और कराता हूँ अल्फा को, उसके बाद वेपर डेंसिटी करते हैं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, लिखो चलो बच्चों, यहां तक लिखा था। आंसर्स लिख लिए सबने, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन आगे अगले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। लिखो क्वेश्चन, राइट डाउन अ क्वेश्चन। For the equilibrium processes, लिखो, for the equilibrium processes, write down the expression for Kp. Write down the expression for Kp number 1 in terms of A and X, और सेकंड A कॉमा X एंड P टोटल कर देना उसको, A कॉमा X एंड P टोटल, और सेकंड in terms of अल्फा एंड P टोटल। अब यहाँ पे A क्या है, X क्या है, ये सब मैं आपको बताता हूँ अभी, है ना। ब्रैकेट में लिख लेना, where A is initial moles of reactant, X is
moles of reactant consumed till equilibrium, or alpha is degree of dissociation. Alpha is degree of dissociation. किसके लिए? फॉर द फॉलोइंग केसेस. पहला केस, twice of NH3 in equilibrium with N2 plus 3H2, gas, gas and gas, all are gaseous reactants and products. Second case, B, twice of HI gaseous in equilibrium with H2 gaseous plus I2 gaseous, or C, N2O4 gaseous in equilibrium with 2NO2 gaseous. ये तीन केसेस के लिए अपन ये दोनों एक्सरसाइजेस पहले वेरिएबल में करेंगे, फिर इनको न्यूमेरिकल्स में अपन यूज करना चालू करेंगे. यहां तक लिखा? सबने लिखा? लिखो लिखो, जल्दी लिखो, मैं वेट कर रहा हूं. हम क्या करेंगे, तीन केसेस हैं, एक केस मैं करके बताऊंगा आपको, सेकंड केस क्लास में आप लोग करोगे अभी, उसका आंसर हम डिस्कस करेंगे. थर्ड केस होमवर्क रहेगा. हाँ, पी टोटल क्या है वो भी लिख लो, पी टोटल या पी, है ना, तुम चाहो तो सिर्फ पी भी लिख लेना. और पी इज टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस. टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस. लिखा यहां तक? चलो, तो मैं पहले समझा रहा हूं कि हमने जो सवाल लिखा है वो क्या कह रहा है, उसको कैसे करना है. एक केस, पहला केस मैं आपको करके बता रहा हूं अमोनिया वाला, सेकंड केस आप क्लास में करोगे, और थर्ड केस आपके लिए होमवर्क रहेगा. तो कहा क्या है हमसे रिएक्शन ने कि भाई कोई इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, उसके लिए केपी का एक्सप्रेशन लिखना है आपको. यू हैव टू राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर केपी. किसके टर्म्स में लिखना है? ए, एक्स और पी टोटल. ए क्या है? इनिशियल मोल्स आपने जो भी लिए हो उसको ए कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम तक जितना खत्म हो रहा है उसको एक्स कह रहे हैं, और इक्विलिब्रियम पे जो टोटल प्रेशर है उसको पी टोटल या पी ले लेंगे, जैसा भी हमको कन्वीनियंट पड़ेगा. और अल्फा के टर्म्स में और पी टोटल के टर्म्स में भी लिखना है. तो ये दोनों लिखते हैं. बेसिकली प्रोसेस लिखने का एक ही रहता है, बस कैसे लिख रहे हैं उसमें फर्क आता है. एक बार हम ए और एक्स के टर्म्स में लिखेंगे, एक बार अल्फा के टर्म्स में. दोनों सिमिलर रहेंगे और दोनों के एक्सप्रेशन अपने को निकालने आना चाहिए. ये आगे जाके न्यूमेरिकल्स में हमको जरूरत पड़ेगी इनकी. कभी हमसे एक्स की वैल्यू पूछी जाएगी, कभी अल्फा की, कभी हो सकता है हमसे केपी की वैल्यू पूछी जाए और एक्स और अल्फा दे दिया हो, तो हमको लिखना आएगा तो हम कर पाएंगे. चलो, तो देखो जरा इसको कैसे करना है. लेट्स सी सॉल्यूशन, है ना, पहला केस. तो ए के भी दो पार्ट्स हैं. तो पहला केस अपना ए मोल्स और एक्स कंज्यूम होने वाले मोल्स का है. तो भाई पहले केस में 2NH3, सब लोग देखना उसके बाद में लिखना, गिविंग यू N2 plus 3H2. मैं गैसेस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सारे गैसेस ही हैं हमारे पास. तो T इक्वल टू 0 पर इसके ए मोल्स दे रखे हैं, इनका कुछ भी नहीं है. T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम तक बेटा, ये ए में से अगर x खत्म होता है, सुनना बात को ध्यान से, ये ए में से अगर x खत्म होता है तो N2 कितना बनेगा, सोच के जवाब देना मेरे को. x के टर्म्स में कितना बनेगा? x/2 बनेगा. सिखाया था लास्ट लेक्चर में कि ये 2 से 1 बनता है, अगर तो 2 से 1 बनता है तो 1 से हाफ बनेगा, तो x से कितना बनेगा? x/2.
तो H2 कितना बनेगा? 3x/2, 3x/2 है ना। ये मोल्स हैं अपने इनिशियली, ये मोल्स आ गए आपके इक्विलिब्रियम पे। तो देयरफॉर टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे लिख सकते हैं अपन, A-x प्लस x/2 प्लस 3x/2। टोटल मोल्स कितने आएंगे भाई, लिखो जरा। ए और एक्स के टर्म्स में कितने आ रहे हैं? A प्लस एक्स इतना ही आ रहा है टोटल मोल्स, देख लो। ये टोटल 2x हो जाएगा, प्लस A-x करोगे तो यू विल गेट टू A प्लस एक्स। ये टोटल मोल्स आ गए। टोटल मोल्स क्यों निकाले हमने? क्योंकि अब हमको जरूरत पड़ेगी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, जो तुम लोगों को नहीं आती है। तो मैं यहाँ पे बता दूंगा कि भाई किसी भी चीज के मोल्स अगर हमको पता है तो मोल फ्रैक्शन हमको लिखना आता है। आता है, बिल्कुल। मोल फ्रैक्शन हमको लिखना आता है, हमने मोल कॉन्सेप्ट में सीखा था। तो हम इससे लिखेंगे मोल फ्रैक्शन। तो मोल्स ऑफ समथिंग अपॉन टोटल मोल्स, ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया अमोनिया का इक्विलिब्रियम के अंदर। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन N2 का लिखोगे तो x अपॉन 2 × A + x हो जाएगा। ये 3x अपॉन 2 × A + x हो जाएगा। ये सबके मोल फ्रैक्शंस हो गए। और मोल फ्रैक्शन के लिए हमने सिंबल ऐसा काय का यूज किया था। अब हमको लिखना है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर हर एक का, और हमको टोटल प्रेशर P टोटल या P बोला हुआ है, तो हम टोटल प्रेशर को भी P ले लेते हैं। ठीक है, टोटल प्रेशर P है। अब वैसे तो हम गैसियस स्टेट जब पढ़ेंगे तब मैं आपको लिखवाऊंगा, बट सुन लेना इसको, उसके बाद मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हम क्या लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो किसी भी गैस का, अगर आपको पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर चाहिए और आपको टोटल प्रेशर पता हो, तो टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन विल गिव यू पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस। और इसी के लिए अपन लोगों ने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करे थे कि अगर मोल फ्रैक्शन पता हो और इन सबको इंडिविजुअली टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करो तो हर एक का अपन पार्शियल प्रेशर लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए अगर आपका टोटल प्रेशर हो मोल फ्रैक्शन हो तो पार्शियल प्रेशर निकाल लोगे, इतना तो आता है। बाकी चीजों की भले ही जरूरत नहीं है अपने को गैस स्टेट की। लिख पाएंगे सब? तो अब मैं लिख रहा हूं इसको, उसके बाद आपको लिखने का टाइम दूंगा, बस एक बार देख लो। तो देयरफॉर पार्शियल प्रेशर अगर अपन लिखते हैं तो ये आ जाएगा A-x अपॉन A+x, तो मोल फ्रैक्शन हो गया आपका, इनटू P। टोटल लिखना हो तो P टोटल लिख देते हैं, चलो PT के टर्म्स में रख लेते हैं अपन, P टोटल। इधर आएगा x इंटू P टोटल अपॉन 2 × A+x, और यहाँ 3x इंटू P टोटल अपॉन 2 × A+x। ये अपने तीनों के पार्शियल प्रेशर आ गए। यहां तक लिख लो, है ना, अच्छे से लिख लो। इसके बाद बस Kp लिखना है, तो Kp का तो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ था बच्चों, तो अपन लिख लेंगे, है ना। इसको लिख लो जल्दी से। फिर यहां से अपन Kp लिख लेंगे। Kp पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में तो अपन को लिखना आता ही है कि भाई पार्शियल प्रेशर पता हो तो Kp कैसे लिखा जाता है। फिर अपन इसको सॉल्व भी करेंगे आगे चल के। मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूं।
तो बच्चों यहाँ तक मतलब एटलीस्ट थर्ड लाइन तक लिख लिया, तो मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लूँ। अब बस अपन क्या करेंगे, यहाँ ये पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज डाल देंगे। अमोनिया का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर, N2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर, H2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर। तो मैं तो कर ही रहा हूँ इसको सॉल्व। आप लोग भी कोशिश करो कि खुद से वैल्यूज रख के जो जो चीजें कैंसिल हो सकती है उनको कैंसिल करना शुरू करो। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस वेरिएबल्स बहुत सारे होते हैं तो वो लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। देयर इज नथिंग टफ इन दिस, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो लिखो और फिर चेक करना कि तुम्हारा एक्सप्रेशन सही आ रहा है क्या, जैसा मैंने लिखा है वैसा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की पावर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2। तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो you'll have x into P total multiplied by 3 का क्यूब is 27 x cube into P total cube upon 2, और 2 का क्यूब is 8, तो that becomes 16 a plus x to the power 4 into a plus x का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस x का होल स्क्वायर इंटू पी टोटल का स्क्वायर। ये समझ में आता है? इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को हमने यहां लिख दिया और इस ब्रैकेट को इन्वर्ट कर दिया, तो वो यहां आ गया। अब इसमें से जो चीजें कॉमन है उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो देखो a प्लस एक्स की पावर 2 और ये 4 को कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा। अच्छा, ये पी टोटल की पावर 2 कैंसिल करोगे तो एक पी टोटल यहां से कट जाएगा और ये पी टोटल का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका केपी का एक्सप्रेशन ए एक्स और पी टोटल के टर्म्स में बन के आ गया। केपी इज इक्वल टू 27 x to the power 4 upon 16 into a plus x to the power 2 into a minus x to the power 2, है ना? दिस होल मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल का स्क्वायर, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दोगे तो यू हैव 27 x to the power 4 इंटू पी टोटल का स्क्वायर, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? तो या तो आप यहाँ पर इतने पर लिख के छोड़ सकते हो, यू कैन आइदर कीप इट लाइक दिस, और यू कैन ऑल्सो पुट इट एज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये दोनों बातें समझ में आती हैं? ये ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स और उसका भी स्क्वायर था, तो उसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। तो कैसे लिखेंगे एक्सप्रेशन समझ में आया? बेसिकली ये आगे का काम नहीं है कुछ लॉजिकल, ये तो बहुत बेसिक है ना? कॉन्सेप्चुअली आपको क्या ये लिखना आना चाहिए। अगर इतना लिख लोगे तो आगे का तो बस वैल्यूज पुट इन करके सिंप्लीफाई करना है, बट ये लिखने की प्रैक्टिस अपने को होनी चाहिए। ये बात समझ आती है? राइट, बिल्कुल। अब इसको वन और अल्फा के टर्म्स में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, है ना? दो तरीके हैं अपने पास। क्या तरीके हैं कि
एक्स जो होता था वो ए अल्फा होता था, एक्स वॉज ए अल्फा, याद है? अल्फा हमने लिखा था, अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स बाय ए। तो या तो ऐसा करो कि x को रख दो आप ए अल्फा और फिर सिंप्लीफाई कर लो, या इस पूरे प्रोसेस को ये करके फॉलो कर लो कि एक मोल था तो ए अगर 1 था तो अल्फा आपका x हो गया, हुआ ना? भाई ए में से x मोल खत्म होते हैं तो अल्फा क्या था, एक में से जितना खत्म होता है वो अल्फा होता है। तो ए की जगह 1 रखो और x की जगह अल्फा रखो तो भी बन जाएगा। अब आप ये फॉलो करो या ये फॉलो करो, दोनों से सेम आंसर आने वाला है। तो अगर तुम कहो तो मैं दोनों से एक बार करके बता देता हूँ कि भाई प्रूफ कि भाई दोनों से आंसर सेम ही आएगा, चाहे एक्स को ए अल्फा रखो या ए को 1 और एक्स की जगह अल्फा रख दो, बात एक ही है ना? एक्सप्रेशन निकालने की जहां तक बात है, वैसे वैल्यू सेम नहीं होंगी। ए को 1 क्यों लेना है हर्ष बेटा, अल्फा क्या होता है? मैं तो तुम्हें शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कि भाई ए को अगर 1 ले लोगे, शुरू में ए मोल्स कुछ भी ले सकते थे तुम, अगर एक मोल ले लोगे तो तुम्हारा एक्स और अल्फा इक्वल हो जाएगा, तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा। नहीं भी लोगे तो भी वहीं पहुंचोगे। मतलब मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि लो है ना? मैं तो बस बता रहा हूँ, देख लो। चलो मैं दोनों केसेस में बता देता हूँ। सिंस अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स बाय ए, देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू ए अल्फा, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई। तो पहले का आंसर केस ये आ गया, सेकंड केस के लिए या तो ऐसे कर लो कि के पी इज इक्वल्स टू 27 ए टू द पावर 4 अल्फा टू द पावर 4 पी टोटल का स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए अल्फा का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस ए अल्फा का होल स्क्वायर। अब कॉमन निकालोगे टर्म्स को तो 27 ए टू द पावर 4 अल्फा टू द पावर 4 पी टोटल का स्क्वायर अपॉन नीचे वाले में से ए कॉमन आएगा, 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू अगेन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर और ए टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारा के पी का टर्म बन के आ जाएगा 27 अल्फा टू द पावर 4 पी टोटल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ऐसे करो, या फिर जो मैं तुमको दूसरी बात कह रहा था और थोड़ा काम आसान करना है, और अच्छा हाँ, नीचे 16 लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड। 16, 16 और 16, ठीक है ना? और और सुनना बात को ध्यान से, अल्फा होता था एक मोल में से डिसोसिएट होने वाले मोल्स। तो ए की वैल्यू अगर 1 है तो एक्स अल्फा हो जाएगा, मैथमेटिकली भी और लॉजिकली भी। भाई यहाँ पे ए को 1 रखोगे तो अल्फा एक्स आ जाएगा मैथमेटिकली, और लॉजिकली भी हमने यही कहा था कि एक मोल में से जितना खत्म होता है उसी को हम अल्फा कहते हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज अल्फा। तो ए को 1 रख के यहाँ अल्फा रख दो, या इस एक्सप्रेशन में ए को 1 रखो तो अल्फा एक्स की जगह आ जाएगा, बात तो बराबर ही जानी है। तो if a is equals to 1, x is equals to alpha, therefore kp is equal to 27 alpha to the power 4 p total square upon 16 into 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। इसमें बस ये हो गया कि आपको एक कॉमन ही निकालना पड़ रहा है, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो तुम्हारा जो मन करे, ऐसे करना हो ऐसे कर लो, ऐसे करना हो ऐसे कर लो, एक्सप्रेशन वो ही आने वाला है ना? तो हर बार ए 1 नहीं होगा, मैंने ये नहीं कहा है बेटा कि ए 1 होगा, ए कुछ भी हो, अल्फा के टर्म्स में एक्सप्रेशन यही आएगा।
यहां तो हमने ए की कोई वैल्यू नहीं रखी ना, तो ए कुछ भी हो अल्फा के टर्म्स में एक्सप्रेशन यही आएगा। आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप यहीं से लिखना शुरू कर सकते थे, यू कुड हैव रिटन ए माइनस ए अल्फा, यहां से लिखना शुरू करते आप और पूरा सॉल्व करते, केपी का एक्सप्रेशन लाते, तो भी एक कैंसिल ही हो जाता अल्टीमेटली, ए वुड हैव गॉट कैंसिल्ड, जो हमने बाद में किया है ना। ठीक है, अगला वाला सवाल मैं ऐसा करूंगा कि शुरू से सॉल्व कर दूंगा आपको अल्फा के साथ, तो भी वहीं पहुंचेंगे। एक्स वाला आप अपने हिसाब से कर लेना। ये बात समझ में आ रही है भाई सबको? ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एक्स से शुरू करो अल्फा से शुरू करो, वो टर्म्स इंटरचेंज होंगे, वैल्यूज कुछ भी हो शुरू से, क्योंकि आप प्रोसेस सही से फॉलो कर रहे हो। अगर आप तरीके से करोगे तो हमेशा सेम एक्सप्रेशन ही आएंगे, क्योंकि एक्स और अल्फा का रिलेशन तो आपके पास हमेशा ही है ना। आप ओरिजिनल एक्सप्रेशन एक्स में बनाओ या अल्फा में बनाओ, इंटरचेंज करके वो एक्सप्रेशन पे पहुंच ही जाओगे आप हमेशा। बात समझ में आई? बिल्कुल प्रगति बेटा, बिल्कुल। तो मैं बस ये कह रहा हूं कि देखो, आप ये मेहनत करना चाहो कर सकते हो, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्स का एक्सप्रेशन पता है तो ए को वन पुट कर दो, क्योंकि वैल्यू वैलिड तो हर वैल्यू के लिए है ना एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज। आपने जनरल सॉल्व किया तो वन के लिए भी वैलिड है, तो सबको डायरेक्ट मिल जाता है। बस मैंने ये बताया, इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो अगर जल्दी करना हो तो ए को वन पुट कर देना एक्सप्रेशन में, बस इतनी सी बात है। ये नहीं कह रहे हैं कि ये हमेशा वन रहेगा, हमेशा वन नहीं रहेगा। ए को आप दो भी रखोगे ना तो भी यहीं पहुंचोगे, है ना, क्योंकि वो ए तो कट रहा है ना, हमने ए को जनरल मान के सॉल्व किया तो भी तो यहीं पहुंचे थे। ए तो कट जाएगा हमेशा। ऑल राइट, लिखा क्या सबने यहां तक? लिख लो, जल्दी लिख लो, कंप्लीट कर लो। मैं एक केस और पूरा सॉल्व कर रहा हूं आप लोगों के साथ, इसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व करो। थर्ड केस आपके लिए होमवर्क रहेगा। और मैं एक चीज और सिखा देता हूं आपको कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेशंस कैसे लेते हैं। कभी कभी आपसे वो अप्रोक्सीमेशंस करवा देते हैं कि अगर डिग्री ऑफ डिसीजन बहुत कम हो तो फिर आप क्या करोगे। अ, हाँ प्रेशर, ठीक है बेटा। लिखा सब लोगों ने? रिटन बाय एवरीवन? जल्दी करो बच्चों। ठीक है, तो अब इसमें अप्रोक्सीमेशन कैसे लेना है मैं वही बता देता हूं। इफ x इज मच मच स्मॉलर देन a और अल्फा इज मच मच स्मॉलर देन वन, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्फा की वैल्यू अगर 0.01 हो जाए तो उसको हम वन के रिस्पेक्ट में इग्नोर कर देते हैं। देन इसका यूज हम आयनिक इक्विलिब्रियम में करेंगे काफी, मैं बता देता हूं इसको भी लिख के। देन वी कैन इग्नोर x विद रिस्पेक्ट टू a और अल्फा विद रिस्पेक्ट टू वन। कहने का मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू अगर बहुत ही छोटी है तो a प्लस एक्स को आप अप्रोक्सीमेटली a लिख सकते हो, दैट इज a प्लस एक्स को हम अप्रोक्सीमेटली a लिख सकते हैं, या a माइनस एक्स को अप्रोक्सीमेटली a लिख सकते हैं, या वन प्लस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली वन लिख सकते हैं और वन माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली वन लिख सकते हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि भाई अगर अल्फा बहुत छोटा है या एक्स बहुत छोटा है
तो Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा, है ना। तो उस केस में आपको अप्रोक्सीमेशन लेना आना चाहिए कि कहाँ से इग्नोर करना है। तो इतना लिखो, मैं बताता हूँ कि कैसे इग्नोर करना है इसको, कैसे लिखेंगे एक्सप्रेशन अपन। लिख लिया। तो अगले वाले केस में मैं ये सारे कैलकुलेशंस आपसे खुद ही करवाऊंगा और फिर एक केस आपके लिए होमवर्क दे दूंगा। लिखो लिखो, चलो लिखो, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ भाई, ऊपर वाली लाइंस लिख ली तो मैं समझा देता हूँ कि क्या करना है। तो देखो, अप्रोक्सीमेशन कैसे लेना है कि जहां भी समेशन में या सब्सट्रैक्शन में आपका छोटा टर्म हो, जो छोटी वैल्यू है, उसको आप एक बात हमेशा याद रखना, मल्टीप्लीकेशन में इग्नोर नहीं कर सकते, डिवीजन में नहीं कर सकते। जैसे 10 × 0.1 को आप 10 नहीं लिख सकते, है ना। यू कांट अप्रोक्सीमेट दिस, क्योंकि ये तो 1 होता है, तो 1 को 10 नहीं लिख सकते आप। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि 10 + 0.1 को आप अप्रोक्सीमेटली 10 लिख सकते हो। ये बात समझ आती है। या 10 - 0.1 को आप अप्रोक्सीमेटली 10 लिख सकते हो। तो प्लस माइनस में आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, छोटी वैल्यू को हटा सकते हो, बट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं कर सकते। यू कांट से कि सर 10/0.1 इज 10, क्योंकि सर ये इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में छोटे नंबर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, एडिशन सब्सट्रैक्शन में कर सकते हैं। तो क्या हम न्यूमरेटर में से एक्स को इग्नोर करेंगे क्या? नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि अकेला है, किसी के साथ समेशन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में। a + x को हम a लिख देंगे और a - x को हम a लिख देंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा kp = 27 x² p total square अपॉन 16 a⁴। ये अप्रोक्सीमेट हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। कभी कोई हमसे बोले कि इग्नोर करने के बाद एक्सप्रेशन कैसे लिखना है वो बता दो, तो हम इस तरीके से लिख देंगे। हाँ या ना? बिल्कुल। अच्छा, अल्फा को इग्नोर करते तो या तो वही तरीका है, यहां पर डायरेक्टली रख दो x को अल्फा और a को 1, या इग्नोर करके देख लो तो अभी वहीं पहुंचोगे। तो सिंस kp इज 27, अल्फा की पावर 4 था, x की पावर 4 था बेटा, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, मैंने x² लिख दिया, ये x की पावर 4 था, और यहां भी x की पावर 4 था ना, वो 2 नहीं था। तो 27 अल्फा टू द पावर 4 p टोटल का स्क्वायर अपॉन 16, 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। देयरफॉर आफ्टर अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस अल्फा को 1 लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हैं, तो ये गेट 27 अल्फा टू द पावर 4 पी टोटल का स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, करेंगे सब लोग, इतना कर सकते हैं। चलो, तो अगली केस के लिए अपन सॉल्व करेंगे अभी क्लास में, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। सेकंड केस के लिए अपन सॉल्व करेंगे, थर्ड केस आपके लिए होमवर्क रहेगा। सेकंड केस, सेकंड केस नहीं, बी था ना, बी के फर्स्ट सेकंड करने पड़ेंगे अपने को। हाँ, केस बी, 2HI इन इक्विलिब्रियम विद H2 और I2। चलो, तो केस बी, यू हैव 2HI in equilibrium with H2 plus I2, gases and gases, T = 0 पे A
कुछ भी नहीं, ये मोल्स। टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे। तो मैं चाह रहा हूं कि अब सब अपने अपने खुद से स्टेप्स लिखें, बाद में क्रॉस चेक कर लें स्क्रीन से, बट राइट देम ऑन योर ओन, है ना। ये a माइनस एक्स अगर होता है तो H2 को कितना लिखना है भाई बताओ, अपनी कॉपीज में लिखो और मुझे भी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, x/2 और x/2, ये तो मोल्स हो गए। टोटल मोल्स कितने आएंगे, a। तो यहां से मोल फ्रैक्शन अगर लिखना हुआ हमको, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन 2a और x अपॉन 2a। और अगर टोटल प्रेशर को p टोटल लिख दिया हमने, टोटल प्रेशर इज p टोटल, तो देयर फोर पार्शियल प्रेशर भी बताओ भाई मेरे को, किससे मल्टीप्लाई कर दें इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन को, सबको किससे मल्टीप्लाई कर दें, p से, है ना। तो यू हैव a माइनस एक्स अपॉन a इंटू पी टोटल, x इंटू पी टोटल अपॉन 2a, x इंटू पी टोटल अपॉन 2a। यहां से अब kp का एक्सप्रेशन बना देते हैं। तो kp इज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ रखनी है, ये वैल्यू यहाँ रखनी है, ये वैल्यू यहाँ रखनी है। तो सब सब्सटीट्यूट करो, फाइनल आंसर, हाँ हाँ बिल्कुल करो करो, और मुझे फाइनल आंसर बताना है एक्स के टर्म्स में, ए के टर्म्स में, और फिर फाइनली उसको अल्फा के टर्म्स में भी। सही है बेटा, कुछ लोगों ने करके सॉल्व किए हैं और सही आंसर आया, बिल्कुल बिल्कुल सुजल। तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तुम लोग भी करो। तो यू हैव एक्स अपॉन 2a इंटू पी टोटल का स्क्वायर, नहीं सॉरी पी टोटल टू द पावर 1, एक्स अपॉन 2a इंटू पी टोटल टू द पावर 1 अपॉन a माइनस एक्स अपॉन a इंटू पी टोटल टू द पावर 2। इसको रिजॉल्व करोगे तो यू गेट एक्स स्क्वायर पी टोटल का स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और p टोटल का स्क्वायर। तो p टोटल तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे भाई, a स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली काफी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बन जाएगा, kp is how much, x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आया सब लोगों का, आया ना। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर ये आ गया, है ना। सेकंड पार्ट का आंसर, किसको क्या रखना है भाई, एक्स की जगह क्या रख दें, अल्फा, और ए की जगह क्या रख दें, 1। तो पुट a इक्वल टू 1, therefore x इक्वल टू अल्फा। तो यू गेट kp इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये आपका अल्फा के टर्म्स में kp मिल गया। अप्रोक्सीमेशन लगा दें, आफ्टर अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, इसके बगल में लिख देता हूं मैं, आफ्टर अप्रोक्सीमेशन। अगर बोला जाएगा तो ही करेंगे वरना नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि भाई अल्फा बहुत छोटा है या एक्स बहुत छोटा है तो करेंगे अप्रोक्सीमेशन, वरना नहीं करेंगे। आफ्टर अप्रोक्सीमेशन ब्रैकेट में लिख देता हूं, ओनली इफ एक्स इज मच मच स्मॉलर देन ए। तो ये क्या बन जाएगा, के पी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर आफ्टर अप्रोक्सीमेशन ब्रैकेट
only if alpha is much less than 1, kp is equals to alpha square by 4, है ना। और तुमको दिख भी जाएगा कि x अपॉन अल्फा क्या होता था भाई, सॉरी x अपॉन a अल्फा होता था। तो अप्रोक्सीमेशन के बाद भी वो काम कर सकते हो कि आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो अप्रोक्सीमेशन में भी आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। समझ में आई बात सबको? क्लियर है भाई? अब ये प्रोसेस कर पाएंगे ना खुद से, मुश्किल कुछ भी नहीं है, रिपीटेटिव ही है, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस, है ना। कुछ नया है क्या भाई? है ना, ऐसा कुछ अलग से नया नहीं है। चलो ठीक है, तो अब अपन वेपर डेंसिटी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कैसे रिलेट करते हैं वो देख लेते हैं, और फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, एक्सप्रेशंस के, टोटल नंबर ऑफ मोल्स के, इस सब चीजों के, है ना। लिखो भाई, नेक्स्ट हेडिंग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी, इन दोनों में रिलेशन कैसे आएगा। वेपर डेंसिटी याद है थोड़ी बहुत किसी को, मोलर मास बाय 2 पढ़ाया था भाई, वेपर डेंसिटी। हाँ, तो लिख लो नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। लो लो जल्दी लिख लो, लो स्क्रॉल कर दिया मैंने, फिर मेरे को हेडिंग लिखनी है, जल्दी करो बच्चों। और अगली क्लास के लिए ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल थोड़ा प्री रीड करके आना, अपन ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तो वील बी एंडिंग अ लाइक चैप्टर सून, मतलब एक दो लेक्चर में अपन चैप्टर फिनिश कर लेंगे। गुड गुड, वेरी गुड बेटा आदित्य। चलो, तो आई होप सबने अब लिख लिया है। हम अगली हेडिंग लिख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन in bracket alpha। relation between vapor density and degree of dissociation। चैन बेटा मैं देख लूंगा यार, मेरे को भी अब देखना पड़ेगा थर्ड का। हाँ दिख तो ठीक रहा है वैसे तेरा। चलो भाई, तो सबसे पहले तो हम एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि वेपर डेंसिटी होता क्या है। तो बात लिख लेते हैं कि वेपर डेंसिटी इज मोलर मास बाय 2, ये पढ़ा हुआ है हमने, पढ़ा है ना। अच्छा, एक और चीज हमको पता होनी चाहिए कि ऑब्जर्व्ड मोलर मास, या फिर जिसको हम एवरेज मोलर मास भी कहते हैं, दैट इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। एवरेज मोलर मास निकालना सीखा था अपन ने, याद है किसी को, मिक्सचर्स का मोल कॉन्सेप्ट में। एवरेज मोलर मास का एक फॉर्मूला पढ़ा था। हाँ, तो इसका यूज हमको यहाँ करना पड़ेगा। अपन इसको करते हैं सॉल्व, है ना, कि एक जनरल केस में एवरेज मोलर मास क्या होगा। देखो तुम इनिशियली यहाँ तक लिखो, पहले तो ये दो बातें लिख लो, इनका यूज करते हैं अपन, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। लिखा? तो अपन एक जनरल केस लेके देख लेते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा अपने पास, और उससे किसी भी केस में जरूरत पड़ेगी तो अपन यूज कर लेंगे।
तो भाई आपके पास कोई डिसोसिएशन का जनरल केस है कि भाई आपने ए एन लिया और इसने डिसोसिएट होके आपको एन टाइम्स ऑफ ए दे दिया, टी इक्वल टू 0 पे आपने इसके ए मोल्स ले लिए, इसके कुछ भी नहीं थे, टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे, अभी लिखना मत इसको, है ना, एक सेकंड रुक जाना, इसको ए माइनस एक्स और एन एक्स लिख सकते हैं, कर सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, हम इसको ए की जगह 1 के लिए सॉल्व कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम कन्वर्ट करते हैं अल्फा के टर्म्स में, सुनना बात को, क्योंकि हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कन्वर्ट करते हैं तो ए और एक्स को कन्वर्ट करके अपने को 1 और अल्फा पे लाना पड़ता है। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग इट लाइक दिस, हम इसको डायरेक्टली 1 और अल्फा से सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक में से जितने मोल्स कंज्यूम होते हैं उसी को हम अल्फा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो ये आपका एक मोल से शुरुआत करते हैं, इसको कुछ नहीं लेते, तो एक में से जो खत्म होगा वही अल्फा कहलाएगा, तो ये एन अल्फा बनेगा। तो यहाँ जो टोटल मोल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 + n - 1 इंटू अल्फा, है ना। ए के टर्म्स में लिखते तो ए और मल्टीप्लाई हो जाता, ज्यादा तो कुछ फर्क पड़ता नहीं। एक बात और मुझे बता दो, टोटल मास कितना लिख सकते हैं? अगर आपने शुरुआत में 1 मोल एन लिया था, तो सिस्टम का जो टोटल मास होगा क्या वो एन के मोलर मास के इक्वल होगा? हाँ या ना? होगा। अब ये सिस्टम एक क्लोज्ड कंटेनर में है, इसमें ना तो आपने ऊपर से कुछ डाला है ना आपने कुछ बाहर निकाला है सिस्टम के अंदर से, तो क्या सिस्टम का वजन बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। आप चाहते तो इसका मोल्स इनटू मोलर मास, इसका मोल्स इनटू मोलर मास करके भी निकालोगे, तब भी आप वहीं पहुंचोगे। लेकिन हम लंबा मेथड नहीं करेंगे, क्योंकि हम समझदार होना चाह रहे हैं ना, तो हम अपनी समझदारी इस्तेमाल करके टाइम बचाएंगे। तो हम क्या यूज करेंगे, मास कंजर्वेशन, कि भाई सिस्टम में हमने बाहर से कुछ डाला नहीं है, इससे कुछ बाहर निकाला नहीं है, तो रिएक्शन आगे पीछे कितनी भी जाए, किसी भी रिएक्शन में टोटल मास कंजर्व रहता है, याद है? अगर वो केमिकल रिएक्शन है तो इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड। तो इसीलिए हम एक बार लिख देंगे टोटल मास इज इक्वल्स टू मोलर मास, है ना। और इसको हम कहेंगे थियोरेटिकल मोलर मास। थियोरेटिकल क्यों? क्योंकि हमने जिस चीज को डाला था उसका मोलर मास हमको पता होता है। तो टोटल मास है अपने पास, टोटल मोल्स हैं, इन दो से अपन ऑब्जर्व्ड या एवरेज मोलर मास लिख सकते हैं भाई। तो बस इतना काम देखो, थोड़ा दिमाग लगाने से कितने जल्दी हो जाता है कि अपन जो चीज 10 स्टेप में करते हो अपन 3 से 4 स्टेप में कंप्लीट कर देंगे। देयरफॉर observed molar mass is mo, which is total mass upon total moles, which is theoretical molar mass upon 1 + n - 1 into अल्फा। इसको हम रीअरेंज कर देते हैं, तो यू गेट 1 + n - 1 into अल्फा इज इक्वल्स टू theoretical molar mass upon observed molar mass, या theoretical vapor density upon observed vapor density। ये बात समझ आती है? मोलर मास को आप 2 इंटू वेपर डेंसिटी रख सकते हो, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में से, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इन टर्म्स का मतलब भी लिख देता हूं क्या है, ये फॉर्मूला अपना बन के आ गया, इसको हम यूज करेंगे। dt is theoretical vapor density, which is theoretical molar mass by 2, and do is observed vapor density, which is molar mass observed by 2। अब अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।
लिख लो लिख लो, मैं वेट कर रहा हूँ इसीलिए आपका कि आप लोग लिख लो इसको, तो फिर मैं क्वेश्चन दूं, तो फिर अपन क्वेश्चंस डिस्कस कर पाए। लिखा भाई सब लोगों ने? अच्छा लिख लो लिख लो लिख लो, आई एम वेटिंग। कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ, आराम से लिख लो फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ। तो इतना सब हमने वेरिएबल के टर्म्स में लिखा है, अब इसको हम एक्चुअल नंबर्स पर अप्लाई करना शुरू करते हैं। लिख लिया सबने? चलो तो एक क्वेश्चन पहले डायरेक्ट वेपर डेंसिटी का ही कर लेते हैं, फिर इस पर थोड़ा सा वेरिएशंस और करेंगे। लिखो क्वेश्चन। वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 is vapor density of PCl5 is 104.16, 104.16, but when heated to 230 degrees Celsius, but when heated to 230 degrees Celsius, its vapor density is reduced to 62 due to dissociation of PCl5 into PCl3 and Cl2 in an equilibrium reaction. So PCl5 gaseous in equilibrium with PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous आपके पास रिलेशन आ जाती है। Then what will then what is the degree of dissociation of PCl5 at 230 डिग्री सेल्सियस? मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं। योर ऑप्शंस आर: ए 64%, तो परसेंटेज में पूछा है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी लिख सकते हो क्वेश्चन के अंदर। बी 6.8%, सी 68%, या फिर डी 46%। तो एन की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। एन की वैल्यू कितनी आएगी?
कॉस्ट ऑफ गैस नहीं करना है, सॉल्व करना है। एन की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी, सबको दिख रहा है। रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट से कितने प्रोडक्ट बनते हैं, मोल्स, दैट इज योर एन। तो डायरेक्टली दे रखा है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो बस आपके पास फॉर्मूला है, डेटा है, सॉल्व कर दो इसको जल्दी से। तो थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी कौन सी होगी? 104 के 62? 104 है ना, इक्विलिब्रियम वाली तो ऑब्जर्व होती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे वैल्यूज निकाल दो। सॉल्व करो और आंसर बता दो मेरे को। करो भाई डिवाइड, 42.16 को 62 से कितना आता है? प्रॉपरली डिवाइड करना, कैलकुलेटर मत यूज कर लेना। करो भाई, कितनी वैल्यू आ रही है ये? गुड प्रेशर, वेरी गुड। बाकी लोगों की भी आंसर चाहिए मेरे को, तभी मैं लिखूंगा स्क्रीन पे। 0.68, वेरी गुड। 0.68 आएगा बेटा, मेरे ख्याल से पूरा परफेक्ट डिवाइड हो रहा होगा, ढंग से डिवाइड करोगे तो। हम्म, देख लो भाई, इतना ही आ रहा है ना, 0.68। बट परसेंटेज में ऑप्शन दिए हुए थे, तो परसेंटेज अल्फा कितना हो जाएगा? 68%, राइट। तो आंसर इज सी, 68%। समझ में आया बच्चों कैसे करना है? तो देखो, तुम्हारी लाइफ आसान क्यों हो गई, क्योंकि तुमको डायरेक्ट ये पता है। अगर ये डायरेक्ट नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, इक्विलिब्रियम लिखोगे, इक्विलिब्रियम से एक्सप्रेशन तक आओगे। तो वो कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं, बट थोड़ा प्रैक्टिस में रखो तो आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। आप इक्विलिब्रियम से लिखना हर बार शुरू करने की जरूरत नहीं है। ये बात सबको समझ में आती है? ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, लिखो जल्दी से क्वेश्चन। सबने नोट कर लिया ना? करो करो जल्दी 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 जल्दी। हाँ, तो भाई होता ही है कि इक्विलिब्रियम लिखने में तुम्हें मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, और एग्जामिनेशन हॉल में अपने को, देखो, वही फर्क है कि आपको कम टाइम में ज्यादा चीजें करनी है, तो जितना प्रैक्टिस में रखोगे चीजों को, उतना आपका टाइम बचेगा। प्रैक्टिस इसी चीज की है कि भाई जो चीज बार बार करनी पड़ती है, उसको अगर प्रैक्टिस में रखते हो तो आपको उसके डायरेक्ट रिजल्ट्स पता होते हैं कि भाई हमने इसको 3-4 बार सॉल्व करके देख लिया, तो हमको पता है कि भाई वेरिएबल्स के टर्म में ये एक्सप्रेशन आ जाता है, तो हम डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं।
अगर कुछ और चेंज करेंगे तो शुरू से शुरू करेंगे, वो तो अपन को आता ही है ना, लिखना तो आता ही है, इक्विलिब्रियम तो लिखना आता ही है ना, इसकी तो अपन ने प्रैक्टिस कई बार करी है। ये ये तो हम लिख ही लेते हैं, तो प्रॉपर तो कर ही सकते हैं, बट हर सवाल पे प्रॉपरली करने जाओगे तो एग्जामिनेशन हॉल में टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तो इट्स अबाउट हु प्रैक्टिस इज मोर, है ना, ये समझो बात को कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम नॉलेज तो रिक्वायर्ड है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो तो सबको मिलती है, पर नॉलेज के सिवा प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन में प्रैक्टिस का ही फर्क होता है। बच्चे पेपर दे के आते हैं सर, और ये तुमने सुना होगा कि आता तो मेरे को पूरा पेपर है, बट फिर भी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। सुना होगा ना, बहुत लोग कहते हैं कि भाई आप घर पे तो मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, तो घर पे तो कर लोगे ना भाई, नॉलेज तो आपको है, आपने सीख तो लिया है, तो पॉइंट है कि उस कंडीशन में आपसे होता है या नहीं होता। वो तभी होगा जब प्रैक्टिस होगी, राइट। इस बात पे तो कोई ने जवाब ही नहीं दिया। हाँ, तो प्रैक्टिस 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 बहुत जरूरी है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। लिखो सवाल। एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm, N2O4 decomposes according to the given reaction. N2O4 decomposes according to the given reaction. N2O4 in equilibrium with 2NO2. Then what is the degree of dissociation if the initial number of moles taken are 25% less than the final total number of moles at equilibrium। तो आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है, या वेपर डेंसिटी का यूज नहीं है, आपको मोल्स में कुछ तो स्टेटमेंट लिख के दिया है, तो आपको इक्विलिब्रियम लिखना चाहिए, T=0 पर, T=T इक्विलिब्रियम पर, उसमें मोल्स लिखने चाहिए, और उन मोल्स में जो रिलेशन बोला है शायद उससे आपको आंसर मिल जाए। चयन अल्फा 1 से बड़ा आ सकता है क्या? अल्फा तो 1 से छोटा ही आएगा, है ना। रेशियो में बता देना अल्फा की वैल्यू मेरे को। तो सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम लिखो। तो भाई इनिशियली कितने मोल्स लेने हैं, ए लेने हैं या 1 लेने हैं? कितने लेने हैं? ए लें? चलो ए से करो या 1 से करो, दोनों से आंसर सेम आएगा, है ना। तो आइडियली तो ये है कि जब कुछ बोला नहीं है, कंडीशन नहीं लगाई है मोल्स पे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप 1 ले सकते हो, ए से भी कर सकते हैं, है ना। तो ए मानो, दोनों से मैं बता देता हूं। तो T=0 पर ए, ये कुछ भी नहीं था, तो T=T इक्विलिब्रियम पे ये a-x और ये 2x हो जाएगा। या फिर इसी के साथ में ब्रैकेट में लिख देता हूं, इसको 1 ले लेते हैं, ये कुछ भी नहीं था, इसको 1 माइनस अल्फा और ये 2 अल्फा हो जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं। टोटल मोल्स आपको बोला है, यहां पर हो गए a और यहां हो गए a+x,
या फिर ब्रैकेट में लिखोगे तो 1 या 1 प्लस अल्फा। अब आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इनिशियल मोल्स आर 25% लेस देन द फाइनल मोल्स, है ना। तो अब इसको मैथमेटिकली आप तीन चार तरीके से कर सकते हो कि भाई या तो ये कह दो, एक तरीका तो ये है कि ए इज 25% लेस, यानी 75% हो गया। ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना। इनिशियल मोल्स आर 25% लेस देन दी फाइनल मोल्स, तो इनिशियल मोल्स आर 75% ऑफ फाइनल मोल्स कह सकते हैं ना। इनिशियल इज 75% ऑफ फाइनल, ये कह सकते हो। या आप ये भी कह सकते थे कि इनिशियल और फाइनल का रेशियो ले लो तो 75/100 हो जाएगा, यही बात हो गई। या a अपॉन a प्लस एक्स इज 75/100, के इनिशियली अगर 100 मान लिए थे, मतलब इनिशियली अगर फाइनली अगर 100 मोल्स हो रहे हैं तो इनिशियली 75 रहे होंगे। हाँ प्रेशा बेटा, बिल्कुल इनिशियल अपॉन फाइनल इज 75/100 या 0.75, मतलब एक ही इक्वेशन को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। या अगर आप 1 से करोगे तो काम और भी आसान हो जाएगा बच्चों। 1/1 प्लस अल्फा इज 75/100, तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 4/3 या अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3। सही बात है। या आप इसको सॉल्व करोगे तो विल गेट 4/3a इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स या x इज इक्वल्स टू a/3। therefore alpha is equals to x by a is equals to a/3/a, तो 1/3। इससे भी वही आंसर आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा सही से करोगे तो। समझ में आ रही बात सबको? तो जैसे चाहो कर लो, है ना, जैसा चाहो कर लो, सही से करो, लॉजिक लगा के करो, आंसर सही ही आएगा। सही बात है। चलो तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूँ, है ना। तो लेट्स पुट टू क्वेश्चंस एज होमवर्क, और ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल प्री रीड करने के लिए, ठीक है। करें? क्या हुआ जनता, आज मतलब ज्यादा पढ़ा दिया गया या ज्यादा मैथ्स हो गया, ऐसा कुछ हो गया क्या? आज बहुत लिखने, मैथमेटिकल लिखने का हो गया ना। हाँ लेकिन बेटा मैथ्स अच्छी करनी पड़ेगी, नीट में अच्छा लाना है तो, है ना। वेरिएबल्स आर बोरिंग, आई अग्रीड टू यू, है ना। फॉर मी दे वर बोरिंग एज वेल व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, बट ट्रस्ट मी इफ यू वांट टू डू रियली गुड इन नीट, इनसे थोड़ी दोस्ती कर लो, है ना। थोड़ी सी दोस्ती कर लो, अगर तुम इनमें थोड़े एक्सपर्ट हो गए ना तो तुम्हारी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, और वो तुमको एक एज दे देगा बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर। क्योंकि यही चीजें, तुम जो चीज मुश्किल होती है ना बेटा, वही तो सीखने पे अपने को फायदा मिलता है। जो आसान होता है वो सब सीखते हैं, है ना। जो मुश्किल होता है वो सीख जाओगे तो तुम थोड़ा अच्छा करोगे, वही तो तुम्हारी एज होगी दूसरों के ऊपर, राइट। इसलिए अपन इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि तुम कोई भी मुश्किल चीज 4-5 बार कर लोगे, आसान हो जाएगी, बस प्रैक्टिस करो। चलो चलो फटाफट क्वेश्चन फटाफट लिखते हैं, आ जाओ। लिखो, द डिसोसिएशन ऑफ CO2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज
2CO plus O2, full stop. If the 2 moles of CO2 are taken initially, if 2 moles of CO2 are taken initially and 40% of CO2 is dissociated completely, yes कैसे लिख लो, and 40% of CO2 gets dissociated, ऐसा कर लो, gets dissociated at equilibrium conditions, comma, then the total number of moles at equilibrium will be तो तुम इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो, बट आई वुड ऑल्सो वॉन्ट यू गाइज टू डू दिस वंस राइटिंग स्टेप्स, और फिर फाइनली एक बार इक्विलिब्रियम वो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके भी, है ना, ये दोनों तरीके से मैं चाहता हूं कि तुम करो। एक और सवाल, इन द रिएक्शन 2p gaseous plus q gaseous in equilibrium with 3r gaseous plus s gaseous, full stop. If 2 moles each of P and Q are taken initially, in a 1 liter flask, full stop, then at equilibrium conditions, which of the following is true? तो तुमको क्या है कि इसको वेरिएबल में लिखना पड़ेगा, concentration of P is equal to concentration of Q, B, concentration of Q is equals to concentration of R, C, concentration of P is less than concentration of Q, या फिर D, is always true कर देना इसको। क्वेश्चन में हालांकि ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं उससे। तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, दिस विल बी योर क्वेश्चन फॉर होमवर्क। 2 क्वेश्चन होमवर्क हो गए, ठीक है। तो थोड़ा रिग्रेस लेक्चर है, बट ये रिग्रेस थोड़ा ही है, इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो काफी कंफर्टेबल हो जाओगे इन चीजों को लेके, है ना। तो इतना कर लो, अगले लेक्चर में हम लोग ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल कंटिन्यू करेंगे और विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, है ना। हाँ हाँ आदित्य, बिल्कुल, इनफैक्ट थोड़ा कम ही आएगा। तो थ्योरी यहाँ रोक लेते हैं अपन आज के लेक्चर की, इससे आगे रिक्वायर्ड नहीं है, तो अपन आज के लिए यहाँ रोक जाते हैं, फिर ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल बस रहेगा, तो अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे।